हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी, जैसा कि आपसे बात किया था कि जैसे आपके पेपर नज़दीक हो जाएंगे, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, उस सबकी टेस्ट सीरीज लेकर आएगा। और ये सामान्य रूप से टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, इसीलिए टॉप 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो चूंकि 1 जून से मैंने कहा था शुरू करने के लिए, और 1 जून से शुरू चूंकि संडे पड़ गया था, इसलिए आज शाम से एक वीडियो आपकी 7 से 8 बजे तक जाएगी, एक 8:30 से 9:30 बजे तक जाएगी। इसके बाद कल से 2 सुबह और 2 शाम। क्लियर? तो आज देखिए, आज का ये टॉपिक है भूगोल का। भारत के भूगोल में 2-4 टॉपिक बच गया है, इसको भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। अर्थशास्त्र आपका कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। देखिएगा, भारत का भूगोल एक सेकेंड वीडियो है, इसमें 2-3 है, 50-50 क्वेश्चन करके, 52 क्वेश्चन करके हम लोग इस पे भी अपना पूरी तरह से समय दे देते हैं, ताकि कहीं से क्वेश्चन पूछे इस बार गलत नहीं होना चाहिए। आइए देखिएगा, एक प्रचार के तहत बता दिया गया आपको कि देखिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। सब्जेक्ट आपके भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास। भूगोल और अर्थशास्त्र मैं आपके साथ रहूंगा, यानी अखिलेश सर, ठीक। और ये नागरिक शास्त्र और इतिहास, ये भी नेट वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ये आपके राकेश सर हैं। राकेश सर चूंकि इसी की तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए वो प्रेजेंट टाइम में और जोर शोर से लगे हुए हैं, ठीक है ना जी। तो उनसे ये नागरिक शास्त्र और इतिहास बात हुई हमारी कि भाई आप देख लीजिए। तो देखिएगा, इन सब्जेक्ट में टॉप 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे। और इसलिए भी मैंने किया है क्योंकि ज्यादातर बच्चों का भूगोल के साथ अर्थशास्त्र ना होकर नागरिक शास्त्र है, ठीक है। इतिहास का थोड़ा सा बोलबाला डाउन हुआ है, क्योंकि इतिहास पिछले 2-3 बार से बहुत गड़बड़ आ रहा है, ठीक। तो नागरिक शास्त्र जो बच्चे रखे हैं वो भी अपना क्या कर लेंगे, साथ साथ कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तो उनका भी काम हो जाए। ये नहीं कि केवल भूगोल ही पढ़ लें तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप अगर टेस्ट सीरीज में बने रहे, ठीक है, मन से देखा आपने, तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा। तो इतिहास भी उनसे कह दीजिएगा कि इतिहास का भी आप करवा दीजिए, और नागरिक शास्त्र तो करवाएंगे ही राकेश सर और मैं, ठीक। और यही चारों सब्जेक्ट आपके जानते हैं सामाजिक विज्ञान में होता है, और ये अलग अलग पीजीटी में भी है। तो जो लोग पीजीटी चुने होंगे, पीजीटी में भी फायदा होगा, और टीजीटी में तो फायदा होगा ही होगा। तो आज से ही शाम से ये क्या जाएगी वीडियो। अभी बात हुई थी इनसे, तो ये 7 PM से क्लास इनकी होगी, पहली नागरिक शास्त्र की, ठीक है, आज। और मेरी एक क्लास, देखिए अब ये दोनों में से कोई सब्जेक्ट हो सकता है, क्या, 8 PM से, क्लियर। इसके बाद सुबह अगर उनको टाइम नहीं मिलता है, चूंकि कॉलेज भी देखते हैं, तो शाम को लिया करेंगे और सुबह हम लिया करेंगे 2 क्लास। समझ में आई बात। और सुबह जो मेरी क्लास लगेगी, देखिएगा, मैं 8 से 9 और फिर 10 से 11, ये मोटा माटी आप एक समझ लीजिए टाइम टेबल आपका। इसके बाद आप लगिए, हम लोग मिलकर, आपका 18 से एग्जाम संभवतः होगा, उसके पहले सारी चीजें कम से कम 700-800 प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। क्लियर? आइए अब आज की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसमें देखिए जो लगे हुए हैं, ठीक है, एलिफेंटा भी द्वीप है, न्यूमूर भी द्वीप है, रामेश्वरम भी द्वीप है, और लक्षद्वीप भी द्वीप है। यानी कि अगर इस पे विचार कर लेंगे तो 4 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। कितना?
4 क्वेश्चन क्लियर होगा। फिलहाल पहले तो आप जवाब दीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, तो मुझे लग रहा है आप जवाब दे दिए होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच बात करेंगे तो वो है रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ठीक है, हाँ, इसको आप देख भी रहे होंगे। और मैप तो जरूर आप लोग बनाया करिए भाई, बिना मैप के ज्योग्राफी तो जान लीजिए केवल रटने का सिस्टम आ जाएगा। ये देखिए, ये श्रीलंका है, इसी के बीच ये द्वीप है रामेश्वरम। ठीक है, अब देखिए एलिफेंटा पूछा है। कौन पूछा है? एलिफेंटा। तो ये मुंबई, यहां है आपकी मुंबई, इसी के पास आपका एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप है महाराष्ट्र, मुंबई के पास, क्योंकि मुंबई जो है द्वीप पर ही स्थित है, द्वीप पर ही स्थित है। देखिए भाई, इन्वर्टर बोल रहा है, बीच में ना बैठ जाए। अब देखिए फिर न्यू मूर द्वीप, तो देखिए न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, कहां? बांग्लादेश और भारत, पश्चिम बंगाल के पास स्थित है, गंगा नदी के किनारे पर न्यू मूर। और इसमें इस पर विवाद भी बांग्लादेश और भारत का है, बांग्लादेश और भारत का विवाद भी होता है, रहता है इस पे कि किसका है ये। इसके बाद लक्षद्वीप की अगर बात करें, लक्षद्वीप तो आपका अरब सागर में है। कहां है? अरब सागर में ये, इसमें कुल 22 द्वीप हैं। कितने? 22 हैं, जिसमें से कुल 22 द्वीप हैं, जिसमें सभी नहीं बसे हैं, सभी नहीं बसे हैं। आप सर्च करके बताइएगा कितना बसे हैं, 12 की 10। क्लियर? आइए, ये लक्षद्वीप आपका, इसके बारे में पूछा जाता है, ये मूंगा चट्टान का बना है। कैसे? मूंगा चट्टान का, मूंगा चट्टान। खैर, पहले कुछ इतना, कम से कम आपको 5-7 क्वेश्चन बता दिए गए। कितने? 5-7 क्वेश्चन। कह रहे भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहां स्थित है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त का मतलब होता है जिसमें कभी कभी विस्फोट हो जाता है, ना लगातार होता है, ना बहुत दिन तक शांत है, ना शांत है, ना सक्रिय है। ठीक है, तो प्रसुप्त है। तो आप जानते हैं कि भारत में जो ज्वालामुखी हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हैं। एक है नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है, और एक है बैरन। कौन सा है? बैरन। दोनों है कहां? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। क्लियर? ये नारकोंडम ही क्या है? प्रसुप्त है। अब इसमें देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही दिया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लग जाएगा। ठीक है, ये पूरा कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्लियर? और ये जो बैरन है वो पूरी तरह से सक्रिय, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त कौन सा हो जाएगा? नारकोंडम, प्रसुप्त है ये, और बैरन आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? बैठ जाएगा तब। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी, रॉस, लक्षद्वीप, निकोबार, बैरन। तो देखिए इसमें चूंकि सब द्वीप दिए तो बैरन भी छोटा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, उसी पर है, इसलिए इसका नाम ही बैरन है। यही बैरन द्वीप कह लीजिए, या इसी को बैरन ज्वालामुखी कह लीजिए। क्या? ज्वालामुखी कह लीजिए। ठीक है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है, छोटे से द्वीप का नाम बैरन है और वही सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? आगे बंगाल, कह रहे बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था स्ट्राबो, टॉलमी, अल मसूदी या हम्बोल्ट।
तो टॉलमी, इसका सही आंसर क्या होगा? टॉलमी। देखिए यही मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन इसको कहते हैं। क्या? मिसलेनियस। कि अगर ये आ जाता क्वेश्चन, आपका ध्यान नहीं गया है तो निश्चित गलत होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा भी गलत हुआ था। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमारा गलत हुआ था इसलिए आपका भी गलत। अगर इस तरह के प्रश्न पर ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये तथ्य है। क्या है? तथ्य। और तथ्य रटना पड़ता है, वो गलत हो जाने की संभावना होती है। कह रहा कि डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? जल्दी बताइएगा। ठीक है, डंकन दर्रा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी और मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी और मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या उत्तरी तथा दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह? जल्दी बताइएगा डंकन दर्रा के बारे में। देखिए देखिए अगर इस पे आप बढ़िया से विचार कर ले जाएंगे तो आपको कोई भी आंसर सही नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्रश्न जब आया था तो ये प्रश्न दिक्कत में था। ठीक है, अगर यही दक्षिणी के साथ कौन सा मध्य अंडमान आप लगा लेंगे ना, लघु अंडमान यानी छोटा, लिटिल अंडमान, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बना दे रहे हैं हम, क्वेश्चन सही हो जाएगा। लघु अंडमान। ठीक है, लघु या छोटा, लिटिल भी लिखता है, छोटा अंडमान। क्लियर? अब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी कभी आयोग आंसर बनाते समय, विकल्प बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर कर देता है। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र, बिहार और महाराष्ट्र। अब जो आपके दिमाग में होगा वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बात आ जाती है कि दूसरा कौन सा है तब। ठीक, दूसरा कौन सा है? अगर ये आपको आ रहा है तो निश्चित रूप से सही होगा, और नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला तो जानते हैं सबसे बड़ी समुद्री रेखा सबसे बड़ी समुद्री रेखा बनाने वाला राज्य अगर पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। अब गुजरात के बाद अगर बात करें, ठीक है, गुजरात के बाद अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश सही होगा। ठीक है, यानी पहले पे गुजरात है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तीसरे पे क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, दूसरे पे आंध्रा है और तीसरे पे आपका तमिलनाडु है। अब देखिएगा यहां से तो ये आ गया, लेकिन सबसे छोटा पूछ दे, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। लिख मैं बहुत बुरा रहा हूं। ठीक है, तो ये होगा गोवा। अभी मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, कल से वीडियो नहीं गई थी, कल मैंने अयोध्या का भ्रमण किया था थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि ये भी जिंदगी में जरूरी है, रुपया पैसा आदमी किस लिए कमा रहा है, पढ़ाई लिखाई इतनी मेहनत से किया है तो कभी कभी घूम लेना चाहिए। कह रहे निकोबार द्वीप, पहले तो देखिएगा द्वीप है ये, निकोबार द्वीप कितना? 12 द्वीपों का समूह है, 21 द्वीपों का समूह है,
22 द्वीपों का समूह है या 25 द्वीपों का समूह है? क्या निकोबार द्वीप समूह? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपसे, देखिए मेरे दिमाग में ये था, एक मिनट, ठीक है, वो लक्षद्वीप के बारे में जानकारी नहीं थी, वो जानकारी इसी निकोबार के बारे में थी, उसको सही कर लीजिएगा। देखिए, निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? कुल है 22 द्वीप। निकोबार, अंडमान निकोबार, समझ में आ रही बात? ऊपर के हिस्से को अंडमान कहते हैं, नीचे के हिस्से को निकोबार कहते हैं। इसमें कुल 22 द्वीप हैं। 22 में से 12 और 10 का समूह बना लीजिएगा। 12 और 10 का समूह बना, तो 10 मानव बसाव के लायक हैं, माने मानव बसा हुआ है, और 12 जनहीन है। क्या है? जनहीन है, यहां कोई भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। क्लियर? आगे कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर विस्तार, कोरोमंडल तट का विस्तार है कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक, सूरत से गोवा, सूरत से सौराष्ट्र से सूरत। तो पहले देखिएगा, कोरोमंडल की बात आती है तो ये सब कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। अब देखना आपको, कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा या कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी तक, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि गंगा तक नहीं है। यही आपका सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन, कोरोमंडल। तमिलनाडु का जो हिस्सा है उसी को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु के तट को। आगे कह रहे भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान द्वीप समूह में, गोवा के निकट। ठीक, तो देखिए अब इसमें जो भी बनाया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी को छोड़ दीजिए ये, क्योंकि ये पूरी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पर्वतीय क्षेत्र है। याराकान योमा का डूबा हुआ भाग है। ये जो है कौन सा पर्वत? याराकान योमा पर्वत के कैसे भाग है? डूबे भाग हैं। भारत में प्रवाल संरचना पाई जाती है। बाकी देखिए, आपको मैं बताऊं, गोवा के निकट बंगाल की खाड़ी में या फिर मन्नार की खाड़ी में, इस प्रश्न का दो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गोवा के निकट भी पाई जाती है और बंगाल की वो मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है। क्लियर? इसलिए इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। फिलहाल आयोग ने जो माना था, कभी कभी कॉमन नंबर दे देता है। क्लियर? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आप जानते हैं, प्रश्न आसान आपको लगेगा, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कितना? 21,73,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 21,73,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है बंगाल की खाड़ी का। आगे है कि डोंग प्रचुरता, गोंड जनजाति से प्रश्न है। गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं कहां? गोंड जनजाति भारत में कहां पाई जाती है प्रचुरता से? मध्य भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में? तो गोंड मध्य भारत में पाए जाते हैं। कहां? मध्य भारत में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, का प्रतिशत कहां अधिक है बताइएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार बताइएगा, क्योंकि 2021 में तो जनगणना ही नहीं हुई है। ठीक, हाँ, कहां पर सबसे अधिक है अनुसूचित जनजाति का? तो देखिए, मिजोरम में 94% है। कितना? लगभग 94%। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक कहां है?
मिजोरम। आगे, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? खासी कहाँ पाई जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल। अगर आप मेघालय इसमें दिया होता तो वो जब सबसे सटीक होता, लेकिन असम दिया है तो असम भी लगा दीजिए। मेघालय और असम दोनों में गारो, खासी, जयंतिया। आगे, टोंडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? टोंडा, इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियां, छोटा नागपुर का पठार, हिमालय, तराई, अरावली, सतपुड़ा। नहीं, दक्षिण भारत में पाई जाती टोंडा और इलायची या कार्डमन की पहाड़ियां तथा नीलगिरी, ये सही होगा आपका। आगे है कि देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किमी पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानतः कितने घन पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? बड़ा ही कैसा प्रश्न है? देखिएगा, निश्चित रूप से ये प्रश्न परेशान करने वाला है। प्रश्न कैसा है? परेशान करने वाला है। तो आप इस तरह के आंकड़े अगर नहीं देखे हैं तो गलत होगा। कह रहा है कि देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किमी पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानतः कितने घन किमी पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? 690, 670, 680 या 660? ठीक है, तो 690, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो 690 लगाइएगा। इतने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। पूर्वगामी नदियां, पूर्वगामी नदियों का मतलब ये होता है जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, वो पहले हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से बनी थी और आज भी वही हैं, यानी हिमालय बढ़ता गया और उसको काटती गई। ऐसी नदियों में गंगा, यमुना और चिनाब, घाघरा, चंबल और गंडक, कोसी, तीस्ता और सतलज। नहीं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और देखिएगा अरुण नदी मुख्य रूप से हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण नदी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी? हिमालय के परे की नदी है, हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, गंगा, सतलज, रावी। तो यमुना नदी। कहां? यमुना नदी हिमालय से परे है। कौन सी? एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिमालय नहीं, ये लगाइए सतलज, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, ये तिब्बत के पठार से निकलकर नदी आती है। कहां से? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, राकस ताल से निकल कर आती है। तो ये आपका सही होगा। हिमालय से परे नदी में कौन सी नदी? सतलज नदी। क्लियर? आगे कह रहा है गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा, तो गंगा का डेल्टा देखिए, गंगा का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, ये सब चापाकार डेल्टा हैं। कैसे डेल्टा हैं? चापाकार डेल्टा। पंछीपाद डेल्टा की मैं बात करूं तो मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां बनाती पंछीपाद, पंछी के पैर जैसा डेल्टा। ज्वार नदमुख बनाने वाले में जो नदियां भ्रंश से गुजरती हैं और कगारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र वाले किनारे से गिरती हैं, उसे हम ज्वार नदमुख या एक्चुअरी वाले, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण कर दी। समझ में आई बात? ज्वार नदमुख। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि नील नदी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है? नील नदी को बिहार का शोक, नील नदी, सॉरी, देखिए दिमाग में कुछ दूसरा। कोसी नदी को बिहार का शोक। नील तो यहां ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक, फोन आ गया एक तो, उसी पे ध्यान चला गया था। कौन सा? कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। आगे करेक्ट, कोसी नदी किन तीन नदियों के मिलने से बनती है? कोसी नदी आप जानते हैं यही बिहार में तबाही मचाने का काम करती है। और इसकी अगर बात करें तो सुन और
सुन, अरुण और तामूर, तीन नदियों के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। सुन, अरुण और तामूर, तीनों नदियां छोटी छोटी मिलकर कोसी नदी बनाती हैं। ऐसे कितनी नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किमी से भी अधिक है? ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो ऐसे अभी तक ज्ञात 14 नदी बेसिन हैं, ठीक है, जो बहुत लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। 14 नदी बेसिन। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जल्दी पढ़िए। देखिए, कह रहा है कि दामोदर गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी नहीं, ये गलत है। दूसरा, दामोदर हुगली की सहायक नदी, ये सही है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ठीक है ना जी। इसको, ये चूंकि बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरती है, इसलिए इसका जल में बीओडी पाई ही नहीं जाती, जीवन ही नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए, प्रश्न भी आ गया है, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल इसी दामोदर को। किसको? दामोदर को। कह रहा है कि अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर कौन सा तीर्थ क्या कौन सा तीर्थ, बहुत बार ये पढ़े होंगे, थोड़ा बताइएगा तो जल्दी से। गंगा और भागीरथी के संगम पर कौन सा तीर्थ स्थित है? तो उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। बाकी विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आइए मैं सबका आपको बता देता हूं कौन सा प्रयाग कहां बनेगा। देखिए, एक नदी ये है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ से निकलती है कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा नदी का नाम है अलकनंदा, ध्यान दीजिएगा। इसी से, इस नदी से, देखिए, इस नदी से एक धौली गंगा नदी आकर मिलती है। कौन सी? धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। और धौली गंगा जहां मिलती है इसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग मतलब अलकनंदा जहां धौली गंगा से आकर मिलती है, इसे हम कहते हैं विष्णुप्रयाग। ध्यान से देखिए। इसके बाद एक नदी नंदाकिनी, कौन सी? नंदाकिनी आकर मिलती है, नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी नदी जहां अलकनंदा से मिलती है इसे कहते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, ठीक है। इसके बाद कौन सी? देखिए, इसके बाद आपकी एक नदी है मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जहां पर, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां है? केदारनाथ। कहां से? केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक। ये जहां पर मिलती है आकर, वहां बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब आपको ये भी दिशा भी आपको पता चल जाएगी कहां से कौन आके मिल रही है। देखिए, कैट हो गए 1 2 3। अब देखिएगा,
एक नदी आपकी ये है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी है। भागीरथी जहां गंगा से आकर मिलती है। कहां? गंगा से। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो ये कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी किससे मिले? अलकनंदा से। कौन? ये अलकनंदा है, अलकनंदा ही ऊपर से आ रही है। ठीक है, भागीरथी। कितना हो गया? 1 2 3 4, एक छूट रहा है। ये है आपका कौन सा? कर्णप्रयाग। कौन सा है? कर्णप्रयाग। और ये पिंडर नदी। पिंडर नदी अलकनंदा से आकर मिलती है, तो इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। इन सभी को मिलाकर पंचप्रयाग कहते हैं। क्या? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग उत्तराखंड में है सब। कहाँ है? उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में। इसके बाद आप जानते हैं कि जब यहीं से मिलकर ये बनती है, इसको कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। और गंगा में यमुना आकर मिलती है, तो उसे हम कहते हैं यमुना प्रयाग। क्या कहते हैं? प्रयाग। क्लियर? लेकिन ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। आगे, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती? बहुत ही आसान क्वेश्चन। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। ठीक है, तो देखिएगा ये तीनों नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां? बंगाल की खाड़ी में। ये आपकी है जो अरब सागर में गिरती है। भ्रंश नदी है, उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? फिर वही पूछ दिया, नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। उल्टी दिशा में प्रवाहित। सारी नदियां किधर से? पश्चिम से पूरब, ये पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहां है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? कैलाश हिमानी। कहां? कैलाश हिमानी। आगे, करण निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? बड़े ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यदि आप नदी का मैप बनाए होंगे तभी हल कर पाएंगे, वो भी सही वाला। ठीक, तो देखिएगा कौन सी नदी? झेलम, चेनाब, सतलज या इंद्रावती। कौन सी नदी सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। जल्दी बताइएगा, मस्त टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न का जवाब आप दे चुके होंगे, चेनाब। अब आप कहेंगे कि झेलम और सतलज तब क्या है? झेलम और सतलज, सतलज किसकी? चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब की सहायक नदी है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, चेनाब की सहायक नदी है। जबकि इंद्रावती जो है ये गोदावरी की है। किसकी? गोदावरी। क्लियर? हाँ, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? जो नदी अरब सागर में गिरेगी सब ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। अरब सागर में ज्वार नदमुख मतलब एक्चुअरी। ठीक है, ये इधर गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं सब ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, क्योंकि अंदर भाग को काट देती हैं। ज्वार नदमुख, इसे एस्चुअरी भी कहते हैं। चुअरी भी कहते हैं। अब देखिए कौन सी नदी? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। आगे कह रहा है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम या मुहावना भारतीय गणराज्य में है? भारतीय गणराज्य में है। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु।
तो गोदावरी का। बाकी सभी भारत से बाहर की नदियां हैं, भारत से बाहर उद्गम है इन सब का। चीन या तिब्बत, चीन या तिब्बत भारत से बाहर उद्गम करके भारत में आती हैं। आगे कह रहा है कि जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है और नर्मदा नदी के किनारे। पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी मांडवी नदी के किनारे। ये गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी। क्लियर? हाँ। आगे, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? कौन असम में स्थित है? जल्दी बताइएगा। चपनाला झील, हमीरसर झील, कलेरू झील या सला झील? जल्दी बताइएगा कौन सी। देखिए, तो चपनाला नाम सुने होंगे, ये असम में स्थित है। कहां? असम में। चपनाला कहां है? असम में। इसके बाद हमीरसर गुजरात में है, गुजरात। कलेरू जानते ही हैं, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सला झील ये कहां है? सला या सेला कह लीजिए, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला, चपनाला झील, असम। कह रहा कयाल क्या है? कयाल दक्कन पठार की रेगुण मिट्टी है, तराई मैदान है, केरल का लैगून है, महानदी है। तो केरल, लैगून को केरल की स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। लैगून एक प्रकार की झील है जो समुद्र का पानी धरातल के क्षेत्र में घुसने से बनता है। जैसे देखिए, ये किनारा है, ठीक है, तो समुद्र का पानी अगर अंदर जाके कोई झील बनती तो इसे हम कयाल कहते हैं, और केरल में लैगून को ही कयाल कहा जाता है। कयाल निम्नलिखित में से क्या है? ऊपरी गंगा मैदान नहीं, केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून। ये सही होगा। ये हमेशा खारी होती हैं। कैसी होती हैं? खारी होती हैं, नमकीन, क्योंकि समुद्र का पानी रहता है। कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। देखिए, एक ही टाइप का 3 प्रश्न बना चुका। आगे, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी। कह रहा भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? गोवा, जबरदस्त प्रश्न है। लैंडसिंग जलप्रपात, धुआंधार, दूध सागर या नोखाली कई प्रपात? देखिएगा कौन सा कहां है। तो देखिए, लैंडसिंग जलप्रपात जान लीजिए ये कहां है। लैंडसिंग जलप्रपात मेघालय में है। कहां है? मेघालय में है। धुआंधार तो मध्य प्रदेश में होगा। कहां? मध्य प्रदेश। क्लियर? इसके बाद दूध सागर, यही गोवा में है, दूध सागर गोवा, ठीक है। नोखा ली कई ये मेघालय में है, मेघालय। तो मेघालय में 2 हो गए। समझ में आई बात? अब इसका आंसर कौन सा सही है? गोवा में स्थित दूध सागर जलप्रपात। कह रहा है कि सही गलत मिलाना है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता, बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। देखिए, इसके प्रश्न में भी प्रश्न उत्तर छुपा है, प्रश्न में भी 2-3 प्रश्न का आंसर है, इसको भी जान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह विश्व की सर्वोच्च चोटी, भारत विश्व की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत है। कैसा है? नवीन है और बलित भी है, नवीन है और बलित भी है। तो प्रश्न में भी आंसर है, ठीक है। तो व्याख्या भी है और दोनों सही भी है, व्याख्या भी है और दोनों सही भी है, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि फिर वही सही मिलाना है।
हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है, ठीक है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च, ये भी सही है। पहले जैसा प्रश्न ही है, लेकिन 2 बार आ चुका है, तो हो सकता फिर आ जाए। हिमालय अगर ना होता तो साइबेरिया की ठंडी हवाओं से भारत भी जमा होता, इसलिए शीत ऋतु या बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। देखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तापमान और वर्षा पर आधारित था। किस पर? तापमान और वर्षा पर। निश्चित रूप से इन्होंने ये भी पूछा जाता, तापमान और वर्षा दोनों को आधार बनाया इन्होंने। इसी आधार पर तमाम सारे संकेतों से विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है, और 5 जो अलग अलग टाइप के टेम्परेचर होते हैं, तापमान होते हैं, उसको 5 समूहों में बांटकर व्याख्या किए हैं ये। अब ये कह रहा है कि CWG, तो CWG टाइप की जलवायु गंगा के मैदान में पाई जाती है। देख लीजिए CWG, ये मैंने एक वीडियो में बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल इतने से काम चलना पड़ेगा। कह रहा है कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु कैसी है? इलाहाबाद नगर की जलवायु, ठीक है, पूछ लिया है। इलाहाबाद से ज़्यादातर लोग परीक्षा देने आते हैं, तो वहीं से पूछ लिया है प्रश्न। जल्दी बताइएगा, इलाहाबाद नगर की जलवायु। तो CWG। इलाहाबाद कहाँ है? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में ही तो। गंगा का मैदान अगर CWG में है तो इलाहाबाद कहाँ होगा? CWG में होगा। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु क्या है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट तो आप जान ही रहे होंगे, ये क्षेत्र, ये कोरोमंडल है, ये मालाबार है, मालाबार। कोरोमंडल की बात कर रहा है तो AS प्रकार की होती है जलवायु। कैसी? AS प्रकार की, ठीक है ना जी। आगे, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर कैसी जलवायु पाई जाती है? थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, कैसी जलवायु पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। थार्नवेट और कोपेन दोनों को पढ़ाया गया है, और दोनों को पढ़ लीजिएगा, दोनों से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है ना जी। हाँ, और उन्हीं से मिला जुला आपका रहेगा। ये देखिए, इन्होंने ये चीज गलत की है, तभी तो आंसर ही नहीं बैठ रहा था। इसको बना लीजिएगा। क्या होगा? CAW, CAW ये, और यही आपका सही होगा। क्लियर? CAW। करण निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका नहीं होती है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किसकी भूमिका नहीं होती? एल नीनो, हिमालय की अवस्थिति, भूमिका है, पूछा गया क्वेश्चन है। तिब्बत पठार, तापमान, दक्षिणी दोलन। देखिए, वैसे अगर देखा जाए यहां उपर्युक्त सभी अगर प्रश्न आंसर कोई बनाया होता तो वो सबसे सही होता, उपर्युक्त सभी, ठीक है। लेकिन सबसे कोई ऐसा ऑप्शन बनाया नहीं, इसलिए सबसे सटीक, सबसे अधिक सही कौन माना जाएगा? हिमालय की स्थिति। सब कुछ होते हुए भी अगर हिमालय की स्थिति ये नहीं होती तो वर्षा नहीं होती भारत में मानसूनी। अन्य की भूमिका निष्काम होगी, अन्य की भूमिका निष्काम होगी। आइए देखते हैं। ये कौन सा प्रश्न है और कहां से टाइप कर दिए हैं? ये देखिए, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा भारत के किस राज्य में, मुझे लग रहा है कि राजनीति से कोई प्रश्न उठा लिए हैं।
भारत के किस राज्य में जोड़े की नहीं, जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? जाड़े की ऋतु में वर्षा होने का मतलब है लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। और इस मानसून का नाम क्या है? ठीक है, एक का होता है दक्षिण। देखिए आप देख लीजिए ताकि नामकरण में दिक्कत ना आए, नामकरण सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ये जो मानसून है ये जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून इसे कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो मानसून है ये मुख्य मानसून है भारत का, सबसे ज्यादा वर्षा इसी से होती है। ये जो मानसून है इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी या लौटता। ये तमिलनाडु पर टकराता है और यहां बारिश करता है। क्लियर? आगे कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से मानसून से? देखिए अभी मैंने बनाया था, आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा। उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। गलत नहीं होना चाहिए, मानसून बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक विचलन पाया जाता है? किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन पाया जाता है? तो निम्न कर्नाटक पठार की क्षेत्रों में वर्षा का सर्वाधिक विचलन पाया जाता है। आगे है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब से चलती है? मई से सितंबर तक, अक्टूबर से जनवरी तक, नवंबर से जनवरी तक। कभी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर थोड़ा बहुत अगर सही की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? क्योंकि जून से प्रारंभ होना चाहिए। किससे? जून से सितंबर होता तो ये सबसे सही होता। जून से सितंबर होता तो क्या होता? ये सबसे सही होता। क्लियर? लेकिन जून से सितंबर है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें कोई भी सही नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे कह रहा कि ऐसा क्यों आप जानते हैं? आपको कहिए तो सारा प्रश्न ही बता देते हैं। देखिए आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, नहीं तो कहेंगे कि बता नहीं रहे हैं। देखिए क्या होता है 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य। आपका समझ में आई बात? इसलिए ये भाग यहां चूंकि मरुस्थल है और तिब्बत का पठार पूरी तरह से गर्म हो जाता है और हवाएं इधर से यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और कोरियालिस बल के कारण इधर मुड़ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी। ये 5 जून को, कब? 5 जून को मालाबार तट पर टकराता है, मालाबार, और यहां झमाझम बारिश करता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून प्रस्फोट कहते हैं। और ये 15 जून को यहां पहुंचता है उत्तरी भारत में। कब? 15 जून को। 15 जून तक उत्तरी भारत में बारिश होने लगती है। क्लियर? यही है। आगे जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। अच्छा, ये मैंने नहीं, उत्तरी पश्चिमी मानसून में शीतकालीन वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी भारत में। उत्तरी पश्चिमी भारत में, पहले ध्यान से पढ़िए, मैं भी गलती कर देता हूं। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए उत्तरी पश्चिमी भारत में अगर शीतकाल में वर्षा होगी तो उसे पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे। भूमध्य सागर से आने वाला ये होता है पश्चिमी विक्षोभ से। कहां से? पश्चिमी विक्षोभ से, शीतकाल में। जाड़े के दिनों में रात के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, यही पश्चिमी प्रतिरोध या विक्षोभ, पश्चिमी प्रतिरोध या विक्षोभ। आगे कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तरी भारत में शीतकाल में वही पश्चिम ओर से आने वाले चक्रवात भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 4 तरह से एक प्रश्न पूछा गया। कह रहा है ग्रीष्मकाल वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही होगा? कौन सा अनुक्रम सही होगा? तो कौन सा? कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद। कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद।
ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो खासी पहाड़ियां। कौन सी? खासी पहाड़ियां, गारो खासी पहाड़ियां यानी मेघालय। कौन सा? मेघालय। आगे, आम्र वर्षा होती है तो देखिए, गर्मियों में, बारिश के पहले गर्मियों में भारत में जो वर्षा हो जाती है चिटफुट इधर उधर, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। आम्र वर्षा असम, बंगाल में, दक्षिणी भारत में। आम्र वर्षा दरअसल केरल की वर्षा को, केरल में जो वर्षा होती है उसे हम आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं, मैंगो शावर। ठीक है। यही वर्षा अगर कर्नाटक में होती है गर्मी में, कर्नाटक में काफी सावर, ठीक है, चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। और शीतकाल में जो हो रही थी उत्तरी, उसे मावट कहते हैं। कह रहा है कि कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य या मानसूनी? सवाना। कोलकाता किसका प्रतिनिधित्व करता है? सवाना तुल्य जलवायु का। आगे, निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वर्षा तापांतर कहां पाया जाता? अधिकतम वार्षिक तापांतर, भाई वार्षिक तापांतर कहां? तो दिल्ली में होगा। दिल्ली में गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है और ठंडी भी बहुत अधिक पड़ती है। समझ में आई बात? पथरीली एरिया होने के कारण। आगे, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। तो इस जो ऑप्शन है उसमें तो आपका सही होगा जैसलमेर, लेकिन ऐसे होता तो लेह होता। ये शुष्क मरुस्थल है और ये शीत मरुस्थल है, शीत। क्लियर? आगे है, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम। तो वही प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया है, शुष्कतम। इस प्रकार आपका ये 61-62 क्वेश्चन 2 था वो समाप्त हो गया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, और शाम तक निश्चित रूप से आपके टेस्ट सीरीज हैं वो जाने लगेंगे। आप लोग मन से तैयारी करिए, लगे रहिए। इस बार सिलेक्शन लेकर ही छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? इस मानसिकता से पढ़िए और उदास और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हर बार का माहौल बनता है। ठीक है। और इस बार भी बना है। कभी लग रहा होगा परीक्षा नहीं होगी, कभी लग रहा हो कि होगी। ठीक है। लेकिन आप ये मान कर चलिए परीक्षा होगी, सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। धन्यवाद सुनने के लिए।